तो चलेंगे इनमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी इसी मैटर को। मैटर जिसे हम बोलते हैं जी मादा। अब मैटर क्या चीज है? सिंपली इसकी दो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं कि मैटर के लिए दो चीजें हैं। नंबर वन, मैटर के लिए जरूरी है कि बॉडी का मास हो। नंबर टू, जरूरी है कि बॉडी के पास वॉल्यूम। हम कहते हैं एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब उसका वॉल्यूम होना चाहिए। मास उसके पास है तो उसका वेट होगा। तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज हैं तो वो चीज क्या होगी? मैटर होगी। तो अगर हम मैटर की एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जी सॉलिड्स की। तो हम कहते हैं सॉलिड मटेरियल कोई भी है उसका मास भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा। मैं इस बोर्ड मार्कर की बात करता हूं तो इसका मास भी है, इसका वॉल्यूम भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? मैटर। मैं बात करूं अगर लिक्विड्स की, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स भी क्या होंगे? लिक्विड्स की बात करें 1 लीटर, मैं कहता हूं जी पानी की बोतल है, उसे 1 लीटर पानी की बोतल का मास होगा, वो वजन रखती है। वॉल्यूम भी होगा, इसका मतलब वो जगह भी घेर रही है। तो तमाम के तमाम लिक्विड्स भी क्या होंगे? मैटर। तीसरा पॉइंट हमारे पास है जी गैसेस। तो क्या यार गैसेस भी मैटर होती है? इसका मतलब अगर तो गैस का मास है देन वो मैटर है। अब हम कहते हैं कि बेटा गैसेस भी मैटर होती है, गैसेस का भी मास है। नो डाउट कि हमारी जो एयर के अंदर गैस है, हम कहते हैं कि हम ऐसे यूं हवा में, मेरे हाथ में एयर है, तो इस एयर का तो कोई मास मुझे फील नहीं हो रहा। एयर है लेकिन वो इतनी लाइटर है, उसका मास इतना कम है कि हम उसे फील नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअल के अंदर गैसेस का मास है। अगर उनका मास है तो वॉल्यूम भी है। अगर आप एक सिलेंडर के अंदर गैस फिल करवाते हैं तो सिलेंडर के अंदर आपको गैस प्रॉपर फिल होती है, तो वो मास भी देगी और उसका वॉल्यूम भी होगा। तो इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों किसमें आती है? मैटर्स। अब इनके अगर हम थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि सॉलिड के अंदर एटम्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इनके दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं, दो मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेज, वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रक्चर प्रॉपर है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं, स्ट्रॉन्ग मालिक्यूलर फोर्सेज है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं हम लिक्विड्स की, ये जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज है ये जरा वीक हो जाती है, जिसका मतलब यहां पर पार्टिकल थोड़े से फासले पर होंगे। सॉलिड की निस्बत जो डिस्टेंस है इनका वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो गई हैं। नंबर 3, गैसेस। जब हम गैसेस पर आते हैं तो गैसेस के अंदर तमाम पार्टिकल्स गैस के रैंडमली मूव कर रहे होते हैं कि यहां वाला पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, यहां वाला पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो किसी का कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई किसी भी साइड पे जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं रैंडम मोशन है। तो अब तीनों में फर्क क्या है? पार्टिकल क्लोज है, पार्टिकल एक दूसरे थोड़े से दूर हो गए हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो कम हो गई हैं। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और वीक हो गई है, तो पार्टिकल चूंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी तरतीब में नहीं है। यहां पर देखिए डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी हम क्या किसे कहते हैं कि पार्टिकल कितने क्लोज्ड है, तो यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी जो है उसकी वो भी क्या है? कम। यहाँ पर डेंसिटी से कम है। फिर इन तीनों को किसी एक प्रॉपर्टी की बुनियाद पे अगर हम कैटेगराइज करें तो एक प्रॉपर्टी है जी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के एटम्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। सॉलिड्स के अंदर वो डिस्टेंस सबसे कम है, पार्टिकल क्लोजली अटैच्ड है।
लिक्विड्स में आएंगे तो लिक्विड में ये जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स का, सॉलिड्स के अंदर कुछ यूं है कि पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली अटैच्ड है, यूं कह लें कि यूं रेगुलरली पैक्ड है, हर एक एटम दूसरे के साथ रेगुलरली पैक्ड है। जब लिक्विड्स की बात आएगी तो हो सकता है कि इनके दरमियान कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो जाए, ठीक है, हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ गया। लेकिन जब गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में हर किसी की अपनी रैंडम मोशन होगी, तो ये कोई बेतरतीब अंदाज में मोशन है। तो गैसेस के अंदर पार्टिकल की हर किसी की अपनी अपनी मोशन है। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल रेगुलरली अरेंज तो हैं लेकिन उनके दरमियान एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि गैसेस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं। अब मैं कहता हूं कि फिर ये तीनों अगर इसकी एग्जांपल्स हैं तो फिर बेटे ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, दीज आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फिर फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की। एक फोर्थ स्टेट भी हम डिस्कस करते हैं जी, प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा। फिजिकल स्टेट्स के अंदर जो कैटेगराइजेशन थी बेटा वो क्या थी कि हम सॉलिड की अगर आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एटॉमिक डिस्टेंस किसमें है? गैसेस में, उससे कम लिक्विड्स में और उससे कम सॉलिड्स में। तो सबसे जो प्रॉपर्टी है इस बेस पे आप इन तीनों को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो प्लाज्मा के लिए हम चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ कि प्लाज्मा क्या है। जो फोर्थ स्टेट हमारे पास आती है वो कौन सी है जी? प्लाज्मा। इसको हम बोलते हैं कि प्लाज्मा इज बेसिकली द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसके अंदर आप आयोनिक स्टेट को डिस्कस करते हैं। अब सवाल फिर ये है कि यहाँ पर आयंस कैसे बनते हैं या क्या होते हैं जी आयंस? हम कहते हैं कि एक एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट कब होता है कि अगर आप उसमें से या तो इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें? ऐड कर दें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम के अंदर अगर हम बात करें एटम की, तो एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल आता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और चार्ज वहां पर फिर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर लें तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। इसी तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? नेगेटिव। केमिस्ट्री की टर्म के अंदर हम इन्हें बोलते हैं कैटाइंस और नेगेटिव जो आयन बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनाइंस। अब जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव चार्ज को ही ऐड करें। अब पॉजिटिव चार्ज देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के ऐड करने से बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के ऐड करने से बनना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के शेल्स में है, इजीली अवेलेबल है। अब पॉजिटिव चार्ज ऐड करने के लिए हमें किसी एक एटम में से उस पॉजिटिव चार्ज को निकालना है। अब चूंकि एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद है, उसको निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के साथ डील करके एक एटम को आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्लाज्मा के बाद दूसरी चीज, मैटर के बारे में ये डिस्कशन होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैटर के अलावा जो दूसरी चीज है वो कौन सी है? एनर्जी। तो हम कहते हैं भाई इनके अलावा कोई ऐसी चीज हमारे माइंड में हो कि जिसका मास वॉल्यूम ना हो। तो हम कहते हैं जी हमने जितनी भी चीज डिस्कस की उनका मास था, वॉल्यूम था, तो हमने कहा ये सारी की सारी तो मैटर है। अब मैटर के अलावा फिर एनर्जी क्या है? कोई ऐसी चीज होगी जिसका मास नहीं होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिसका वॉल्यूम नहीं होगा। तो मैं कहता हूं जी हमारे पास एक टर्म आती है जी लाइट। आम लाइफ के अंदर हम जिस लाइट को इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट जो है एलईडी है। अब वो लाइट पैकेट ऑफ फोटॉन्स है, पैकेट ऑफ क्वांटास।
तो इसका मतलब वो सारे के सारे फोटॉन है, और फोटॉन इज अ मासलेस। तो इसका मतलब इसका कोई मास नहीं है। अगर मास नहीं है तो इसका मतलब वो मैटर नहीं है। तो मैटर नहीं है तो फिर वो क्या चीज है? दैट इज बेसिकली द एनर्जी, हीट है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हीट से कोई एक जगह फिल अप हो गई हो, उसने कोई जगह घेरी हो? तो हीट भी आपके पास किस में आती है? एनर्जी में। उसके अलावा साउंड, ये जो तीन चीजें बेटा मैंने लिखी हैं, ये तीन चीजें किसको शो करती हैं? कैसी चीजें हो सकती हैं जिनका मास और वॉल्यूम नहीं है? अगर मास वॉल्यूम नहीं है तो वो फिर मैटर नहीं है। तो मैटर नहीं है तो फिर ये तीनों क्या चीजें हैं? और ये तीनों चीजें फिर बेटे क्या है? ये एनर्जी है। उसके बाद एनर्जी होगी। कुछ एक एमसीक्यूज हैं इसके हवाले से जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं जी। एमसीक्यूज आपको दो तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नंबर 1, which equation define physics? अब बेटा कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को डिफाइन कर रही है? एक इक्वेशन मैंने लिखी F इज इक्वल टू एम ए, दूसरी इक्वेशन मैं लिख देता हूं P इज इक्वल टू एम बी, तीसरी इक्वेशन है जी E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, चौथी इक्वेशन है जी ऑल ऑफ दिस। एक और दूसरा एमसीक्यूज का लिख लेते हैं। दूसरा एमसीक्यूज कुछ इस तरह से है, which equation describe physics? अब इसके लिए भी ऑप्शन यही है। नंबर 1 F इज इक्वल टू एम ए, नंबर बी P इज इक्वल टू एम बी, नंबर C इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, नंबर D ऑल ऑफ दिस। अब फर्क कहां पे है? तो मैंने इसमें देखिए जरा, डिफाइन फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? मैटर आ रहा है, एनर्जी आ रही है, और इनका इंटरेक्शन। तो इनमें से हमने वो इक्वेशन देखनी है जो इनको डील करे। अब वो इक्वेशन कौन सी है? फिजिकल टर्म में फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। नहीं, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है। पी मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, इसमें भी मैटर एनर्जी नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया ई एनर्जी, एम मास, सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है। आइंस्टाइन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है जी? E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। अब इसमें देखिए E क्या चीज है? E इज एनर्जी, M इज व्हाट? मास। अगर ये मास है तो इसका मतलब ये क्या होगा? मैटर। नंबर 3, कोई एक वैल्यू बेटे कांस्टेंट होती है, और यहां पर हमारे पास कांस्टेंट कौन सा है? C इज द कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि मैटर और एनर्जी किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तभी जाके हमारी जो डेफिनेशन है फिजिक्स की कंप्लीट होगी। मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन। तो उम्मीद है बेटा आपको ये आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।